हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन कनेक्टेड विद यू एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यहाँ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15वां अध्याय 15th चैप्टर जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। और ये एक छोटा सा चैप्टर होगा जो सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। बेस होगा एनसीईआरटी क्लास 10th। और रीज़न ये है कि इसी बेस पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं या ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बेस पर ही बनते हैं। इसी वजह से आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर ये वीडियोस का जो सीरीज़ है वो लाया जा रहा है। और बहुत जल्द हमारा ये जो है इसी हफ्ते ये साइंस का जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर यूट्यूब पर आप चाहेंगे तो इसके जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी हालांकि उसकी आधी प्लेलिस्ट अपडेट है और आधी प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है, तो ये वीडियोस यूट्यूब पर भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। डिस्कशन राउंड जो होगा वो डिस्कशन राउंड का वीडियो अपलोड वहाँ पर नहीं होगा। और फिलहाल जो भी है, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट, है ना। मतलब चैप्टर का नाम है जो हमको डिस्कस करना है, आर इन्वायरमेंट। फिलहाल आर इन्वायरमेंट में हमारा पर्यावरण, अब ये पर्यावरण होता क्या है इस बात को डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के लिए हम लोगों के पास पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड्स अस। इट मे इंक्लूड लिविंग and non-living components. So it may includes besides all creatures water and air also. मतलब ये कि भाई साहब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग हैं, सजीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास हैं, ठीक। आपके घर के आसपास कोई पेड़ है, आपके घर के आसपास कोई एनिमल है, पेट है, वो सारा वो सारा कुछ एनवायरनमेंट में आता है, पर्यावरण में आता है। सजीव हो निर्जीव हो, आपके घर के आसपास कोई पहाड़ है, पर्वत है, या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, पानी है, तालाब है ना, कोई झरना है, सोर्स ऑफ वाटर है ना, वो सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। हवा से लेकर के पानी तक, पानी से लेकर के खाने तक, पेड़ से लेके पौधे तक, इंसान से लेके जानवर तक, जितनी भी चीज़ आपके आसपास है वो आपके एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एनवायरनमेंट की एक छोटी सी बात थी। अब एनवायरनमेंट के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं। पहला, जैसे मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो लिखा उसको देखते हैं। इट अफेक्ट द लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। ये बहुत ही क्लियर सी बात है, यहाँ ए नहीं होगा, ठीक। यानी कि अब इसमें क्या दिया है ज़रा देखते हैं कि भाई साहब ये जो हमारे जीवन में पर्यावरण है, वो पर्यावरण हमारे क्या हर किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन में एक अद्वितीय प्रभाव डालता है। और क्यों? क्योंकि ये आसपास एक, मतलब हम जिस हैबिटेट में बड़े होते हैं, जिस हैबिटेट में हम डेवलप होते हैं, हमारी चीज़ें मतलब हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा थॉट प्रोसेस, जो भी चीज़ होती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए तो नेपाल के साइड या पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का जो हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ उनका अपना एयर प्रेशर वगैरह का रीज़न है ना। तो उस वजह से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की शारीरिक बनावट भी आप देख सकते हैं। तो चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो या अदर डेवलपमेंट हो, ठीक, वो सारा हमारे एनवायरनमेंट से इंस्पायर्ड ज़रूर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे रहो, अच्छे बनो। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि अगर हम अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो उससे केवल हम बन नहीं पाएंगे, बल्कि उसके लिए हमको अच्छे से रहना भी चाहिए। अच्छे से रहेंगे तभी अच्छे से बनेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, उस तीसरे पॉइंट में दिया गया है सब्सटेंसेज दैट आर डिकम्पोज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल एज organic wastes, while some substances like plastics, some
chemicals like DDTs and fertilizers are inert and cannot be decomposed are called non biodegradable। यानी कि दो चीज़ें यहाँ पर आपने देखी, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऐसी चीज़ें जो स्वतः प्रकृति में मिल जाती हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो प्रकृति में स्वतः नहीं मिलती, मतलब मिलने का मतलब यहाँ पर है प्राप्त होने से नहीं है, है ना। मिलने का मतलब घुल जाना, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, विघटित हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, इंसान है, इंसान को दफना दिया जाता है, मरने के बाद जला दिया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। कुत्ता मर गया, सड़ने लगता है। आपने कई बार देखा होगा रोड पर ऐसा एक कुत्ता होता है, वो मरता है और मान लिया आप उधर से 4-5 दिन बाद गुजरे तो उसकी कुछ बिल्कुल एकदम वो पोस्टर हुआ मिलता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो अवशेष हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और एक दिन तो वो रोड से गायब भी हो जाता है। क्या उसको वहाँ से किसी ने उठा के फेंका होगा? तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अलग शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम नहीं शिफ्ट भी नहीं करते उसकी बॉडी को अलग, तो नेचर उसको अपने आप डिकम्पोज कर देता है, हटा देता है, बिल्कुल विलगित कर देता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो प्रकृति में स्वतः घुलता नहीं है, मतलब कि जो डिकम्पोज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि पॉलीथीन बैग, है ना। वैसे तो आजकल बैन है इंडिया में, बट फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, मतलब सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या कहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। बट ये शायद पूरी तरीके से बैन नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हालांकि उसने बैन तो कर दिया, बट केवल शायद नाम के लिए ही बैन है, क्योंकि आज भी पन्नियाँ जो हैं, पॉलीथीन बैग या पॉली बैग्स, वो धड़ल्ले से मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, और फैक्ट्रियाँ वैसे ही चल रही हैं उनकी। खैर ये एक अलग बात है। तो अब पॉलीथीन है, हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, उसमें कूड़ा भर करके फेंक देते होंगे आप लोग, है ना। मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही होता होगा। या हम उसको ऐसे ही कहीं रोड पर फेंक देते होंगे, या मान लिया हमने उसको डस्टबिन में भी डाला, तो डस्टबिन से जो कूड़ा हमारे एमएनसीज या ये क्या बोलते हैं नगर पालिका वाले, है ना, ये सब आते हैं, कहीं ना कहीं उसको उठा करके डंपिंग तो करते होंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं तो गिराते होंगे। वहाँ गिरने के बाद वो कूड़ा जहाँ गिराया गया उस जगह पर क्या कभी कुछ जो है वो पन्नी वापस अगर खुदाई हो तो वापस नहीं निकलेगी? तो आंसर है निकलेगी। यानी कि मतलब ये है हमारा कि वहाँ से वो जो पॉली बैग हमने फेंका वो कहीं ना कहीं जाकर के अर्थ में दब गया है, और इस वजह से वो डिकम्पोज तो होता नहीं है। ऊपर से जो भी वाटर जाता है वो वाटर वही पॉली बैग पर रुक जाता है, वो ग्राउंड लेवल पर स्टोर नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से बचना चाहिए। और याद रखिएगा कि प्लास्टिक हो गया या डीडीटीज हो गए, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। समझ में आ रही बात? यानी अविलेय होते हैं। शायद इनको मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही, इसको हिंदी में क्या कहते हैं इस वक्त एग्जैक्टली मुझे ज़बान पर नहीं आ रहा, जहन में तो है, ज़बान पर नहीं है कि इसकी एग्जैक्टली हिंदी क्या होती है। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझाया ठीक तरीके से ज़रूर होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए किसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ये हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल persist in the environment for a long time or may harm the various members of ecosystem। ये बहुत ही easily
समझ में आने वाली बात यह है कि हमारे परितंत्र में हमारे जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में हमारे पर्यावरण के एक निश्चित तंत्र में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के उसको नुकसान पहुंचाती हैं, और इसीलिए हम लोगों को इसका यूज़ नेगलेक्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि ये इकोसिस्टम क्या है ना, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो इकोसिस्टम समझने के लिए यहाँ देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको, all the interacting organisms in an area together with non-living components from an ecosystem। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, all the interacting organisms in an area together with non-living components from an ecosystem फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बनता है? तो सजीव और निर्जीव जहाँ एक साथ हैं, है ना, वही क्या है, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम वहाँ बनता है, उस निश्चित जगह से बनता है जहाँ पर सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे दिया है, सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एक्सेट्रा। समझ में आ रही होगी बात? यानी कि इकोसिस्टम में क्या आता है? हवा, पानी, वर्षा, जल, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोसिस्टम में आती हैं। अब ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को देखते हैं ज़रा, या इकोसिस्टम होते कितने टाइप के, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इकोसिस्टम होता है दो तरीके का। पहला होता है मैन मेड इकोसिस्टम और दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। अब मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब है जिस इकोसिस्टम को इंसान ने खुद बनाया हो, डेवलप किया हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी इसको कहते हैं। इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ये आई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है ऐसा जो बनाया गया हो, है ना। और इकोसिस्टम का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जहाँ सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ रहते हो, ऐसा परिक्षेत्र जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ रहते हो। सिंपल सी बात है ना। तो अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इकोसिस्टम यानी ऐसी जगह, ऐसा परितंत्र जो बनाया गया है किसके द्वारा? मानवों के द्वारा। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा है, अच्छा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रॉपलैंड एंड एक्वेरियम जैसी चीज़ें आती हैं। यानी क्रॉपलैंड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, खेत खलियान, है ना। तो खेत खलियान और ये क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, तो आप समझ ही रहे होंगे, मछली घर, है ना। मछली घर में क्या होता है कि भाई हम लोग कुछ पत्थर डाल देते हैं और आर्टिफिशियल प्लांट्स और कुछ फानास डाल देते हैं, यानी वनस्पतियों का जो सजावट है वो कर देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, और एक ऑक्सीजन पंप डाल देते हैं। ठीक, और उस ऑक्सीजन पंप से उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से लगा देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे पानी में ऑक्सीजन फ्लो करता रहता है ना। ऑक्सीजन फ्लो कंटिन्यू रखता है, और छोटी छोटी मछलियाँ डाल देते हैं। तो जीव भी हो गए, निर्जीव भी हो गया, हवा भी हो गई, पानी भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई ना। तो अब ये सारी चीज़ें क्या है? सिस्टम है। कौन सा? इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम लेकिन बनाया किसने? तो बनाया हमने और आपने है। और हम और आप मेरे हिसाब से तो शायद मैन की कैटेगरी में ही आते हैं, मैन की कैटेगरी में ही आते हैं, इंसानों की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। यहाँ मैन और वुमेन की बात नहीं, यहाँ पर है बात इंसानों की। तो इंसानों ने बनाया ना, इंसानों ने बनाया, इसलिए हम इसको कहते हैं मैन मेड। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की। नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक इसको जो दूसरा अलग नाम है वो है लैंड इकोसिस्टम।
यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, लैंड इकोसिस्टम। अब लैंड इकोसिस्टम में क्या आता है, पहले इसको समझ लेते हैं। लैंड इकोसिस्टम बहुत ही इजी है, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो पृथ्वी पर बना हो, है ना, प्रकृति के द्वारा। ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा परितंत्र जो पृथ्वी के द्वारा निर्मित हो, जहाँ पर सजीव निर्जीव हवा जल वायु ये सारी चीज़ें हों, प्राकृतिक समस्त वस्तुएं उपस्थित हों और प्रकृति द्वारा उत्पन्न की गई हों, प्रकृति द्वारा उपस्थित की गई हों, मौजूद की गई हों, अरेंज की गई हों, व्यवस्थित की गई हों, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर नेचुरल इकोसिस्टम केवल पृथ्वी पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। समझ में आ रही बात? उसे ही हम टेरेस्ट्रियल, या इसका एक और नाम है लैंड इकोसिस्टम, भूमि परितंत्र। समझ में आ रही बात? आगे की बात कर, अच्छा इसके एग्जांपल्स के देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में आ जाता है डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। अब इनकी हिंदी तो बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। चलिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में दो तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला आता है मरीन इकोसिस्टम, दूसरा आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। यहाँ ये बात समझने वाली ज़्यादा है कि मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ये दोनों क्या है, तो समुद्री परितंत्र और स्वच्छ जल परितंत्र, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कारण समुद्री परितंत्र में हमारा समुद्र है ना, और महासागर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में नदियाँ, झरने, है ना, और स्वच्छ तालाब, और ये क्या बोलते हैं, पूल वगैरह, है ना, ये सब आ जाते हैं। छोटे तालाब या बड़े झरोखे टाइप के, कुछ जो झरोखे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, है ना, पूल वगैरह, वो सब आ जाते हैं। अब ये पुल नहीं है, वो पुल ब्रिज होता है, यहाँ पर पूल है। ठीक है, जो हम लोग अपने घरों में बना लेते हैं ना पूल, वो वाला। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। मरीन इकोसिस्टम में मछलियाँ तो रहती ही रहती हैं, लेकिन उनके साथ बड़े समुद्री जीव भी रहते हैं। ठीक, लेकिन उसके अलावा जो जल होता है वो जल खारा होता है, ये आपको पता है। ठीक, अब जल तो खारा है, क्या उस जल में मानव अधिक समय तक रह सकता है? तो मानव एक निश्चित समय तक तो रह सकता है, लेकिन अधिक समय तक नहीं रह सकता। लेकिन वहाँ सजीव उपस्थित रहते हैं। भाई मानव ही तो नहीं है, बाकी सजीव तो है, वेल है कि नहीं है? तो वेल वगैरह है उसमें, यानी कि वो उसमें सरवाइव कर रहे हैं, सजीव हैं वहाँ पर। फौनाज हैं, मतलब वनस्पतियाँ हैं, फ्लोराज फौनाज, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। फ्लोरा फाना सब वहाँ अवेलेबल है ना। हम नहीं है, कोई बात नहीं, सजीव है वहाँ हमारी जगह। ठीक है, बाकी के अच्छा, समुद्री परितंत्र अलग है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलग है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो जल होता है उस जल को ग्रहण भी किया जा सकता है। ठीक, भाई आपके घर में एक छोटा सा तालाब आपने बनाया, आपकी मर्जी होती है, आप जाते हो उसमें डुबकी लगा के नहा लेते हो। मान लिया आपके यहाँ कभी ज़रूरत पड़ी, पानी नहीं आ रहा है और इत्तेफाक से आपने सुबह पानी भर रखा था पूल में, फ्रेश वाटर, तो आप उस तालाब का पानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको रेगुलर साफ सफाई के साथ रखते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। नदी है, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में लोग नदियों में नहाते थे और नदियों से ही पानी भर कर लाते थे। आज भी राजस्थान के कई ऐसे हमारे गांव हैं जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, वहाँ पर बाउलीज पाई जाती हैं, है ना, बाउलीज पाई जाती है। अब वो बाउली कहाँ से लाती हैं? बारिश का पानी इकट्ठा होता था, है ना, तो वो सारी चीज़ें किस सिस्टम में आ जाती है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अच्छा, इसके आगे थोड़े से और चीज़ें हैं, उनको भी समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिया है, पहला इस पॉइंट को ज़रा पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट्स है ना, ज़रा इसको देखते हैं।
All living organisms are classified on this basis of the manner in which they survive in the ecosystem. These group included, मतलब जो जहाँ रहता है, यानी कि ये जो भाई देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मैन मेड और वो किया नेचुरल इकोसिस्टम। अब मैन मेड और नेचुरल इकोसिस्टम में जब बात करी, उसको डिवाइड किया, तो कैसे किया? बनावट के आधार पर, एक को नेचर ने बनाया, दूसरे को इंसानों ने बनाया, आर्टिफिशियल है। अब देखते हैं कि जो उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम का डिवीज़न चालू हुआ, वो बनावट के आधार पर नहीं था, वो वहाँ रहने वाले एनिमल्स के हैबिटेट जो बनता है उस पर बेस्ड। समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ वेल रह सकती है, लेकिन क्या आपके घर के तालाब में आप वेल पाल सकते हैं? पाल तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप नहीं रहेंगे, है ना? तो मुझे उम्मीद है, और एक टाइम के बाद वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो आपको भी खा जाएगी तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा? और जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो एक टाइम आएगा तो वो भी मर ही जाएगी, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला पॉइंट यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के बारे में है कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, तो ज़रा समझते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट एनर्जी। अरे ये सब सिर्फ इतना समझिए कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं, या हरी जो नील हरी शैवाल जो आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, ये सारी की सारी प्रकाश की उपस्थिति, कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें क्या करती है? अपना भोजन स्वयं तैयार करती है, या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती है। ये इनके भोजन के निर्माण के लिए इनको क्या क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए इनको आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश हो गया, और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ और जो अदर इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो जैसे वाटर हो गया और एटमॉस्फेयर से CO2 हो गया, ये सारी चीज़ें ये खुद अरेंज करती हैं और खुद ही अपना फूड प्रॉपरली क्रिएट करके और बनाती है। ठीक, उसके बाद ये तो प्रोड्यूसर हो गए। इनको यूज़ करने वाला कौन होता है? तो इनको यूज़ करने वाला कंज्यूमर होता है, जो इनको खाने वाला, प्रोड्यूसर्स को खाने वाला होता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं। हालांकि कंज्यूमर तो वो भी होता है जो छोटे प्रोड्यूसर्स को खाता है। तो कंज्यूमर्स की कई कैटेगरीज होती हैं। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या है और डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर की। तो ये देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन में आपको दिया गया है, इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंसेस और फूड। इन अदर वर्ड, कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं, जो लोग वही प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब कंज्यूमर्स होते कितने तरीके के, ये आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, ग्रास ईटर, है ना? अब यह ग्रॉस लिख दिया है, ये गलत है। ठीक, ग्रास ईटर, ग्रास ईटर में आप देख ही रहे, काऊ, डियर, है ना, बकरी, जो भी है, गधा वगैरह। कार्निवोरस, कार्निवोरस फ्लैश ईटर होते हैं। उसके बाद पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं? लिविंग लाइव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, मतलब ये कि ये अपघटक के तौर पर कार्य करते हैं, जैसे गिद्ध वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनीवोरस। अब यहाँ आते हैं ओमनीवोरस, मतलब जो प्लांट और ये सारी चीज़ों को खा जाते हैं जानवरों को, जैसे कि आप, मतलब हम आप लोग, है ना, इंसान। क्या होता है कि भाई इंसान भी जो है चिकन वगैरह खा जाता है। चिकन घास फूस ही खाता है बेचारा, लेकिन हम लोग चिकन को भी खा जाते हैं और पालक पनीर भी खा जाते हैं, है ना? तो पालक कहाँ से आती है? वो प्लांट है, हमने प्रोड्यूसर को खाया। चिकन, मर्जी हुई चिकन खा लिया, तो वो क्या है? वो तो एक एनिमल है भाई। मैं मानता हूँ बर्ड या एनिमल किसी न किसी में तो आएगा ना। हमने खाया तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को,
है ना। तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये एक ओमनीवोरस प्राणी हुआ, यानी हम और आप ओमनीवोरस में आते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो डेड बॉडी को क्लीन आउट करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, है ना, ये सब। और कार्निवोरस में ऐसी चीज़ें आती हैं जो केवल और केवल मांसाहारी होते हैं, दूसरे जानवरों के मांस पर डिपेंड रहते हैं और अपना शिकार करके खुद खाते हैं। मतलब आप भी शिकार करते हैं, मैं मानता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट। और हर्बीवोरस आप जानते ही हैं, जो घास फूस खाते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इसकी बात करें। डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स में आपको यहाँ पर दिया गया है फंगी एंड बैक्टीरियाज which break down or decompose the dead plant animals complex compounds into the simpler one। एक बार फिर से ज़रा समझिएगा, डिकम्पोजर्स की बात हो रही है और उसमें कहा गया फंगी एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन का मतलब डिकम्पोज, तोड़ देना, अलग कर देना, विघटित कर देना, अपघटित कर देना। किसको? द डेड प्लांट एनिमल complex compounds into simpler one। Thus decomposers help in the replenishment of the natural resources। decomposers help करते हैं भाई। देखो, एक डेड कुत्ते की डेथ हो गई है ना, वो पड़ा है सड़क पे, चील कौवे गिद्ध आते हैं, नोच के खाते हैं। और खाने के साथ साथ भाई साहब जानते ही हो कि अगर आप खाना खाते हो तो आपसे खाना कभी ना कभी तो गिरा ही होगा, अगर आज नहीं गिरता खाना गिरता है। उसी तरीके से चील कौवे, आपको तो सिखाया जाता है कि भाई खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से उनको तो कोई सिखाने वाला है नहीं, बट खाना खाते हैं वो तो गिरता ही है ना। अब वो जो गिर रहा है वो वहाँ तो पड़ा रहेगा, उसको तो वो दोबारा उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी डेड बॉडी पड़ी है, वो उस डेड बॉडी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब वो उस डेड बॉडी को एंजॉय कर रहे, खा रहे, लेकिन जो गिर रहा है खाते वक्त उनके पास, वो तो उसे यूज़ नहीं कर रहे, उसको यूज़ करने वाला कौन है? डिकम्पोजर्स। ठीक है, उसको यूज़ करने वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और उन बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, या हेल्पर ऑफ द नेचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि डिकम्पोजर्स नेचर की हेल्प करते हैं और उस डेड बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको किसी ने नहीं क्लीन आउट किया, खाया नहीं है, उसको वो खुद खा पी के ख़त्म कर देते हैं। और एक वक्त आता है जब वो खुद को भी डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, इससे वातावरण में स्वच्छता बनाए रखने में उनको सहायता मिलती है, वातावरण को, प्रकृति को सहायता मिलती है, नेचर को। अब आगे क्या कह रहा है? फूड चेन रिफर्स टू an arrangement of different biotic groups in a sequence of energy transfer। These biotic groups are producer, herbivorous, carnivorous। मतलब क्या? मतलब देखो, एक तरीके की चेन बन रही है। अब ये फूड चेन क्या है तो ज़रा समझते हैं इसे। ये एक तरीके का अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है कि भाई घास खरगोश ने खाई, या घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को चील या बाज ने खाया, या नेवले ने खाया, नेवले को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को, वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्ली को कुत्ते ने खाया, कुत्ते को चीते ने खाया, और चीते को शेर ने खा लिया। ये देखो, पूरी एक चेन चली आई ना। हमने शुरू किया कहाँ से? हमने शुरू किया प्रोड्यूसर से, ठीक है, टिड्डे से। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। अब प्रोड्यूसर से अगर शुरू किया, मेढक वगैरह से होते हुए हम पहुंच गए शेर पर, तो शेर है कार्निवोरस। मेढक या टिड्डे ने क्या खाई थी? घास खाई थी। घास है हर्बीवोरस, यानी हर्बीवोरस से लेकर के कार्निवोरस तक जो निश्चित भोजन के क्रम है, भोजन के क्रम है, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक, एक से अधिक फूड चेन जब होती है तो उससे एक फूड वेब बनता है। क्या बनता है? फूड वेब।
ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें फूड चेन में कुछ और चीज़ें हैं, ज़रा उनको देखते हैं। इन अ फूड चेन in a food chain, these biotic components were transfer of energy takes place is called trophic level. अब ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं भाई साहब। मान लिया तुम्हारे दोस्त ने चिकन खाया, या उस थोड़ा सा पहले की बात करते हैं। मान लिया कि तुम्हारे एक दोस्त है और उस तुम्हारे दोस्त को चिकन बहुत पसंद है, ठीक। उसने घर में कुछ मुर्गियाँ पाल रखी हैं। उसने मुर्गियों को आज एक मुर्गी को पकड़ा और उसने मुर्गी को बहुत ढेर सारा खाना खिलाया। मान लिया उस मुर्गी को इन्होंने 1000 कैलोरी एनर्जी का खाना खिला दिया, ठीक। अब मुर्गी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। उसके बाद इनको भी भूख लग गई। अब इन्होंने कहा यार चिकन खाने का मन हो रहा है, तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मुर्गी को ही खा लिया जिसने अभी अभी 1000 कैलोरी एनर्जी खाई थी। कितनी? 1000 कैलोरी एनर्जी खाई थी। अब क्या होगा, तो क्या ये 1000 कैलोरी एनर्जी इनको मिल जाएगी? मिलने चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इस 1000 कैलोरी एनर्जी का केवल कितना प्रतिशत? 10% हिस्सा ही, ओनली 10% पार्ट ऑफ दिस होल एनर्जी विच इज गेन्ड बाय द hen विल गेट दैट पर्सन, ठीक है, जिसने उसको खाया है उसको मिलेगी केवल 10% हिस्सा, पूरा नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब ज़रा समझते हैं कि ये है क्या। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र का 10% वाला लॉ है, जो आपको अभी दिखाया कि एक लेवल से भाई मुर्गी को हमने 1000 कैलोरी एनर्जी दी और फिर 1000 कैलोरी का केवल 10% हिस्सा ही हमारे उसमें गया, हमारी बॉडी में गया। मान लिया मुर्गी को अगर हमने खाया तो हमारी बॉडी में गया। ये जो 10% का एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ ना, हमने पूरी मुर्गी खा ली थी, लेकिन मुर्गी की पूरी एनर्जी, कुछ एनर्जी मुर्गी में वेस्ट हो गई है। वो मुर्गी ने खा ली तो मुर्गी में चली गई, लेकिन हमने मुर्गी को खाया तो मुर्गी की जितनी एनर्जी थी उसका केवल 10% हिस्सा हमारी बॉडी में आएगा। समझ में आ रही बात? अब ये जो 10% लॉ है ये लिंडमैन ने दिया हुआ था। किसने? लिंडमैन ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, शायद एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, और अगर लिखा है तो मैंने शायद इग्नोर कर दिया है, मैंने देखा नहीं, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात और यहाँ ध्यान से देखने वाली है। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। जितनी धूप या जितना सनलाइट, जितना सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, उसका केवल 1% हिस्सा ही पेड़ पौधे अपने खाना बनाने में यूज़ करते हैं। बाकी 99% का जो हिस्सा है वो यूज़ नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं नेचर को, वापस कर देते हैं प्रकृति को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ एक छोटा सा और पॉइंट लिखा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल इन फूड चेन। यानी फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा अनडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पर अनडायरेक्शनल नहीं, वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल लिखा है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं है ना। यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शन का मतलब, यूनि का मतलब एक और डायरेक्शन मतलब दिशा, यानी केवल एक दिशा में ही चलता है। अब ये कहो कि अच्छा खुद ही सोचो, ये मतलब बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, खुद सोचने वाली बात होनी चाहिए कि तुमने मुर्गी को खा लिया, मुर्गी ने खाया फूड, मुर्गी ने घास फूस खा ली मान लिया, है ना। वैसे मुर्गी क्या खाती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुर्गी ने घास फूस खा ली, और मुर्गी ने घास फूस खा ली तो क्या, और मुर्गी को आपने खा लिया, मुर्गी ने घास फूस खाई, मुर्गी को आपने खा लिया, क्या दोबारा से आपकी एनर्जी मुर्गी में जाएगी? या आपने मुर्गी को खा लिया तो क्या वो एनर्जी घास फूस के पास आएगी, और वो उस घास फूस को जिसको मुर्गी पहले ही खा चुकी है,
आएगी? तो आंसर है नहीं। ठीक है, यही कारण है, यही रीज़न है कि केवल इस फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो सिंगल डायरेक्शन होती है उस फ्लो ऑफ एनर्जी की, यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल इन अ फूड चेन या इन एनी फूड चेन। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। सो लेट्स मूव with the let's move to the next point, which is there is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to the next trophic level in a food chain। अंडरस्टैंड? यानी कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाते हैं, एनर्जी लेवल जो है वो एनर्जी अमाउंट कम होता जाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे देखिए, यहाँ प्रोड्यूसर के पास मान लिया वही घास फूस 1000 कैलोरी जूल, सॉरी 1000 किलो जूल, 1000 किलो जूल एनर्जी थी। उसके बाद इसको किसी, मान लिया चूहे वगैरह ने खा लिया। ठीक है, अब चूहे वगैरह ने खा लिया, तो चूहे या खरगोश ने खा लिया, उसके बाद क्या हुआ कि 1000 कैलोरी का 10%, 1000 किलो जूल का, सॉरी 1000 किलो जूल का 10% हमारे पास कहाँ गया? प्राइमरी कंज्यूमर, जो इससे ऊपर वाले हो गए। मान लिया कि अगर खरगोश ने खाया तो खरगोश को कुत्ते और बिल्ली खा जाते हैं, तो कुत्ते में चला गया। उसके बाद अब वहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, उसमें भी 10% लॉस होगा। और फिर जो ऊपर बचेगा, यानी जब शेर चीते वाली कैटेगरी में आएंगे, तो भाई साहब केवल 1 किलो जूल एनर्जी ही उसको मिलेगी। सोचो, 1000 किलो जूल की एनर्जी से चले थे और 1 किलो जूल वाली एनर्जी ही बची ऊपर तक। यानी कि जब भी एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एनर्जी अमाउंट हमेशा कम होता जाता है। किस स्पीड से? 10% लॉस की स्पीड से। अंडरस्टैंड? 10% स्पीड से वो डिक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ देखो, ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो कंज्यूमर है, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ऊपर जो ओमनीवोरस आते हैं कि ओनली ओमनीवर, केवल फ्लैश खाने वाले, वो ये सब, ये जो डब्बा बना हुआ है ना, यहाँ आप साफ तौर पे देख पाएंगे आप, है ना। इस डब्बे में जो भी चीज़ें हैं, ये क्या बनी है भाई? ये है ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है हमारा ट्रॉफिक लेवल? ये क्या है? ये सारा का सारा, ये हमारा पूरा पूरा क्या है? ये पूरा ट्रॉफिक लेवल है। क्या है? ट्रॉफिक लेवल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर 90% एनर्जी जो है वो उसकी लाइफ प्रोसेस में ही निकल जाती है, और तुम्हें मिलती है केवल उसकी 10%। मान लिया तुमको किसी शेर ने खा लिया, तो तुम्हारी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी उसका केवल 10% हिस्सा ही उस शेर को मिलेगा, है ना। तो अब कहीं शेर वगैरह मिले तो बता देना कि भाई साहब देखो, हमको खाने में फ़ायदा वायदा है नहीं, है ना। हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी, उसका केवल 10% हिस्सा तुमको मिलेगा, पूरा नहीं मिल पाएगा। बता देना है, पार्टनरशिप का बिजनेस उसको समझा दीजिएगा। आप बड़े अच्छे हैं ना, इसीलिए। अब ज़रा इसी के साथ थोड़ी सी आगे बात करते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट जो है, उसमें कहा गया, उसमें ये कहा गया कि while the concentration of harmful chemical while concentration harmful chemical increases with every next trophic level in food chain, it is called biomagnification। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये डेफिनेशन आप पढ़िएगा ज़रूर, है ना। ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्व रखती है अपने आप में। ठीक है, जो बात अभी तक हो रही थी ना, उसका लगभग जो है केमिकल प्रोडक्शन उससे जो होता है वो ही मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स accumulated in human bodies, and the next point is saying
मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिकली लिखी हुई हैं और आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको। नेचुरली द फूड चेन्स आर interconnected with each other, forming a web like pattern, which is known as food web. And the next point is here, in which the loss of energy at each step is very high. 90% का लॉस होता है, आपको तो पता ही है। सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल। भाई आपने देखा ही कि भाई नीचे से कितने से शुरू हुआ था, नीचे कंज्यूमर में शुरू हुआ था 1000 किलो जूल, ये एनर्जी प्रोड्यूसर के पास थी। और ऊपर जो फाइनल कंज्यूमर है जिसे हम ओमनीओरस कहते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये केवल 1 किलो जूल एनर्जी रह गई, 1 किलो जूल, ठीक। तो ये 10% किलो के हिसाब से होता है, 90% तो वेस्ट हो जाती है एनर्जी लाइफ प्रोसेस में। अगला जो पॉइंट है इसमें वो कहता है देयर आर जनरली अ बिग population at lower traffic levels of an ecosystem. For example, the population of the producer is higher than the consumer carnivore population. मतलब ये है कि जो नीचे ट्रॉफिक लेवल में आपने देखा होगा, ये एक ट्रॉफिक लेवल आपको मैं दिखा दूं फिर से। ये यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल देख रहे हैं, सबसे नीचे वालों का, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, वैसे वैसे इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा। यानी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं दुनिया में, उससे कम होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उससे कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उससे कम होते हैं फाइनल कंज्यूमर्स। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता जाएगा। यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस व्हेन वी कम्स डाउन in any trophic level, understand? But if we will go to up if we'll go to if we'll go from bottom to top, है ना, bottom to top, in any trophic level we will get the low number या minimum number of any क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि इंसानों की संख्या शेरों से ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इंसान शेर से ऊपर है? नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या इंसानों की संख्या घास फूस से ज़्यादा है? क्या घास फूस पेड़ पौधे इन सब से ज़्यादा इंसान है इस दुनिया में? तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि घास फूस वगैरह प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और इंसान जो है कंज्यूमर तो है, लेकिन वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। अगर शेर ज़्यादा हो जाएंगे तो शेर इंसानों को भी खा पी के ख़त्म कर देंगे और दुनिया में तो कोई बचेगा नहीं। और जब इस तरीके से शेर के नीचे कोई बचेगा ही नहीं, यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं, ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो शेर घास फूस तो खा नहीं सकता, है ना। अगर खाता भी है तो कुछ स्पेशल कंडीशन में खाता है घास फूस, ठीक है। हमेशा शेर घास तो नहीं खाता। अगर शेर घास नहीं खाता तो घास भी बढ़ जाएगा, शेर भी बढ़ जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा कि शेर भी मर जाएगा और घास भी अपने आप में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसका यूज़ नहीं होगा, और यूज़ नहीं होगा जब जब भी किसी भी चीज़ पर अमाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो नेचर खुद खुद उस चीज़ पर कंट्रोल कर लेती है। जैसे डायनासोर्स इंसानों की आबादी क्षेत्र में आ जाते थे और क्या होता था कि इंसानों को खा पी के ख़त्म कर देते थे, तो नेचर ने उस पर लिमिट लगाई, और जब देखा नेचर ने कि वो मान नहीं रहा है, तो आज का वक्त है एक, और एक तब का वक्त था। तब डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी केवल हड्डियां मिलती हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक। हालांकि आप इंसानों के केस में भी देख सकते हैं कि इंसान भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है आज, है ना। और क्या होता है, रिजल्ट्स के तौर पर जो है बाढ़ वगैरह आ जाती है और घर बह जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं हर साल पूरी दुनिया में,
है ना। तो ये चीज़ें नेचर अपने आप कंट्रोल करता ही करता है ना। अगर आप जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नेचर के लिए, तो नेचर अपने आप को कंट्रोल करेगा। और जहाँ उसने कन्वर्ट बदली, आप खुद ही देख लीजिए कोरोना वायरस से कितने लोग मरे, है ना। और लगातार ये डेथ रेशियो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। विद पासिंग ऑफ टाइम ये बढ़ता जा रहा है, इट ग्रोइंग सब, है ना, इट इज़ ग्रोइंग सब। अब ये जब ग्रोइंग अप हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हुई। चाइना के साइंटिस्ट्स ने अपनी लिमिट क्रॉस करी, और लिमिट क्रॉस करी तो एक वायरस बन गया, वायरस बन गया, नेचर ने करवट बदली, और वो वायरस पलटते ही पूरी दुनिया में फैल गया। और ऐसा फैला कि आप देख ही रहे हैं, आगे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रा देखिए, आगे है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसी क्या हैं, उनको देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में यहाँ दिया गया है साफ तौर पर, चेंजेस इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज़। change the environment around us. This led to the slow degradation of environment that arose many environmental problems. For example, depletion of ozone layer and waste disposal, है ना। भाई देखो, हमने क्या किया, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें करी, और हमने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया। रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। ओजोन लेयर में छेद हो गया। 16 सितंबर को, यानी 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? अब ये जो सारी चीज़, मुझे उम्मीद है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी, क्यों होती, कैसे होती, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यानी कैसे घट कैसे रही है, तो उसकी भी बात करते हैं ज़रा। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की अगर बात करें, तो यहाँ पर कुछ 3 4 5 पॉइंट में दिया गया है। ओजोन लेयर is largely found in the stratosphere, which is a part of our atmosphere from 12 to 50 किलोमीटर above sea level, है ना। 12 से 50 किलोमीटर, हालांकि ये एनसीईआरटी का डेटा है 12 से 50, लेकिन जब आप कंपटीशन की बुक्स देखते हैं तो उसमें 18 से 60 का अमाउंट दिया है ना। तो और एग्ज़ाम्स में जो भी आता है वो इसी के बीच में आता है, ठीक। तो आप समझदार हैं, और कभी भी 12 से 50 या 18 से 60 दोनों का ऑप्शन एक साथ नहीं आया है। रिकॉर्ड रहा है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आए, ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं, ठीक। अगर इन केस आ जाए दोनों एक साथ, तो आप 12 से 50 पर ही टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल, इसीलिए ग्राउंड पर नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर पर एक लेयर है वो, है ना। ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस से फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी वजह से फॉर्म होती है, और इसके लिए वेवलेंथ ज़रूरत होती है कितनी, 1800 एंगस्ट्रॉम और से 2000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ पर सनलाइट यानी एचनी की प्रेजेंस में ओजोन पहले ब्रेक होती है। अब जब ओजोन ब्रेक हुई, तो दूसरी ओजोन इस ओजोन का एक मॉलिक्यूल ले लेती है, और उसके बाद क्या करती है कि एक मॉलिक्यूल ओजोन का बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होता है O2, और जब एक ऑक्सीजन कोई दूसरा ऑक्सीजन टूटा, भाई एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टहल रहे हैं, सारे O2 हैं, एक कोई ब्रेक हुआ। जैसे ही एक ब्रेक हुआ, तो दूसरे ने कहा आजा भाई मेरे पास आ जा, तो दूसरे ने उसको अपने घर पर बुला लिया, और जब दूसरे ने घर पर बुलाया, तो दोनों मिलकर साथ में रहने लगे। तो वो O2 वो है, और फिर एक O और आ गया, तो क्या बन गया? O3। समझ में आ गया बात? अब O3 क्या हो गया? ओजोन हो गया, सिंपल। और इससे ये हमारी जो है धीरे धीरे एक लेयर बन गई, और यही लेयर क्या कहलाती है? ओजोन लेयर कहलाती है। और ये हमारी जो है रक्षा करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट कहते हैं अर्थ का। आइए ज़रा देखते हैं सारी बातें।
Ozone layer is a protective blanket around Earth which absorbs most of the harmful UV radiation of the sun, thus protecting the living beings of the Earth from health hazards like skin skin cancer, contract in eyes, and sorry, contract नहीं, कैटरैक्ट इन आइज। कैटरैक्ट आपने लास्ट चैप्टर में जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा ज़रूर होगा, है ना। लेंसेस वगैरह में आपको बताया गया होगा, बताया गया है, बताया गया होगा नहीं, बताया गया है, तो आप उसको चेकआउट कीजिए प्लीज़, है ना। अगर आप उसको देख सकते हैं तो देखिए, क्योंकि आपको वीडियोस तो मिले ही होंगे, है ना। और वीकेंड इम्यून सिस्टम, है ना, आजकल ये तो सबसे बड़ी समस्या चल रही, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होना, है ना। और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का डिस्ट्रक्शन हो जाना, ये ऐसी चीज़ें जो है ओजोन की वजह से नहीं होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ओजोन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, यदि स्किन कैंसर होगा, आँखों में जो है धुंधलापन आ जाएगा, आँखों से साफ दिखना बंद हो जाएगा, ज़्यादातर लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादातर लोगों का लो हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा पेड़ पौधों का अपने आप, है ना। यानी पेड़ पौधे अपने आप जलने लगेंगे, अपने आप मुरझाने लगेंगे, है ना। हरे भरे एटमॉस्फेयर को हम देखना भूल जाएंगे, उसको देखने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन कब, जब ओजोन लेयर नहीं होगी तब। एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है सनलाइट की, वो कौन सी रेज है जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, तो यूवी सी रेज, यूवी सी को हमारे जो है ये अल्ट्रावायलेट सी लेवल की जो रेज हैं, उन रेज को, उन किरणों को हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यूवी ए और यूवी बी जो है उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी यूवी सी खतरनाक होती है, ठीक। अच्छा, यहाँ एक लाइन और लिखी है, द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इज अंटार्कटिका वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ओजोन छिद्र का मतलब ओजोन में छेद हो गया, ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर का पतला होना, ठीक है। थिकनेस जो है, वो जो मोटाई जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो इसी को सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था 1985 में, ठीक। और 1985 में जब अंटार्कटिका में देखा गया इसको, अर्थ के पोल साइड में, तो वहाँ पर ही जब इस चीज़ पर भाई समस्या पर मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, साइंटिस्ट की कमेटी बनी, फिर उन लोगों ने इसको नाम दिया, और वो नाम आपके सामने है। क्या नाम है आपका? ओजोन होल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये पूरा का पूरा लेसन जो भी था वो, अरे इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी, आई ज़रा उसको देख लेते हैं जल्दी से, है ना। रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अब रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लेशन की अगर बात करें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अ सिंथेटिक इनर्ट केमिकल as frozen, which are used as refrigerants and in fire extinguisher, caused ozone depletion in upper atmosphere. A single chlorine atom can destroy 1 lakh ozone molecules. United Nations Environment Program did an excellent job in frogging an arrangement to freeze CFC production at 1986 level क्योटो प्रोटोकॉल बाय कंट्रीज। मतलब ये कि क्योटो प्रोटोकॉल, देखो सिंपल सा मतलब है कि कारण क्या था ओजोन डिप्लेशन का, ओजोन परत की क्षरण का कारण सिर्फ इतना था उसके पतला होने का कि हमारे यहाँ जो है लगातार AC, फ्रिज और ये व्हीकल्स वगैरह से टॉक्सिक गैसेस जो निकल रही है, या CFC जो निकल रही है, या क्लोरीन गैस जो रिलीज़ हो रही है। और इसमें एक छोटा सा डेटा भी आपको बताया गया कि एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल, फ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन के डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। इसीलिए
क्लोरीन का यूज़ करना और ये सब है ना, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना। यूनेप, यूनेप का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम ने इसको 1986 में सीएफसी वगैरह के साथ कम कर दिया या फ्रीज कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है गार्बेज डिस्पोजल। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, गार्बेज डिस्पोजल। अब गार्बेज डिस्पोजल कैसे क्या होगा, आइए ज़रा देखते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ consumer goods have created a major problem in the forms of waste or garbage accumulation and its disposal, especially in the urban areas. Yeah, urban area. The different methods of solid waste disposal commonly used around the world are ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग, कंपोजिटिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज़, है ना। ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, अब इसमें आपको वो सारे जो है वेस्ट मटेरियल को जो है वेस्ट गार्बेज को जो है डिस्पोजल में इंक्लूड कर लेना। मतलब क्या है, आइए ज़रा समझते हैं। यानी कि हम लोग मान लिया हम लोगों ने एक पैकेट बिस्किट लिया और खाया। अब बिस्किट तो खा गया, क्या पैकेट भी खाओगे, है ना। अगर खाओगे तो लोग क्या ही कहेंगे, वो आप जान रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पैकेट फेंक देते हैं। अब वो पैकेट कहाँ से, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए नेचर से, इस बात के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे कि उस सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करने के लिए पहला ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग का मतलब conventional method in which solid wastes dumped in selected areas of a town, it actually cause pollution. शुरुआत में आपने किया ही होगा भाई, आपने डस्टबिन में डाला और डस्टबिन की जब सफाई हुई तो वो एक ओपन डंपिंग यार्ड या डंपिंग एरिया में जा करके उस कूड़े या कचरे को डाल दिया गया। लेकिन उससे क्या होता है, उससे होता है पॉल्यूशन, क्योंकि उससे भाई गैसेस निकलती हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा तरीका ये है कि लैंड फिलिंग। अब लैंड फिलिंग का मतलब ये है कि जहाँ गड्ढे वाली या बिल्कुल निचली ज़मीनें हैं वहाँ पर जा कर के हम कूड़े को डालें। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि धीरे धीरे वो ज़मीन जो गड्ढे वाली ज़मीन है वो भर जाएगी और हमें वहाँ मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पर कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट्स आर फिल्ड इनटू अ कंपोस्ट पिट विच इज़ 2 by 1 by 1 meter cube, and it is then covered within a thin layer of soil. After about 3 months, the same garbage filled inside and pit change into organic manner. मतलब कहने का ये है कि हमने एक ज़मीन में गड्ढा खोदा, उसमें कूड़ा कचरा एक निश्चित समय तक डालते रहे और वो गड्ढे का आकार 2 मीटर की जो ऊंचाई थी, 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई थी, और इसके साथ साथ हमने उसमें कचरा कूड़ा भर दिया। जब वो भर गया तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और उसके बाद 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब हम उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से उसको निकाल देते हैं और अब तक वो जो कूड़ा कचरा हमने उसमें इकट्ठा किया था वो खाद बन चुका है। अब उसको हम खेतों में डाल देते हैं और उस गड्ढे को फिर से खाद बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी के साथ अगला जो पॉइंट है, रिसाइकलिंग रीयूज। रिसाइकलिंग का मतलब है द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स सिंपलर मटेरियल्स। These materials are then used to make new items. Even non-biodegradable solid waste like plastic, metal can be recycled. भाई देखो, प्लास्टिक हो गया या जो है लोहे की चीज़ें हो गई, कांच के टुकड़े हो गए, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना। तो इनको क्या किया जाता है, मान लिया आपके घर में स्टील के बर्तन टूट गए तो आप क्या करते हो, आप उसको कबाड़ी क्या दे देते हो, कबाड़ी क्या करता है उसको कारखाने में पहुंचा देता है। अब कारखाने वाले इस कबाड़ को ख़रीद करके जो है क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और स्टील मिला करके इसको गला देते हैं और गलाने के बाद नया प्लेट, नई थाली
इसी इन्हीं सब चीज़ों से बना देते हैं, तो उनको भी ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ा नया, और इनको आपका जो है ये जो टूटी थाली थी ये भी चली गई, आपको भी पैसे मिल गए, कबाड़ी को भी पैसे मिल गए, और उसके बाद आपका जो है बाकी का जो नया थाली था कंपनी ने बना के तैयार कर दिया कारखाने में, और उसको मार्केट में उतार दिया, मार्केट से फिर से आपने नई थाली खरीद ली, सिंपल सी बात। और यही है रिसाइकलिंग। ठीक है, आगे की बात करते हैं। रीयूज़ क्या है? रीयूज़ को समझने के लिए अ वेरी सिंपल conventional technique of using an item again and again. For example, paper can be reused for making envelopes. बहुत ईजी सी बात है। रीयूज़ का मतलब है दोबारा से प्रयोग करना। मतलब ये कि आपने मान लिया कॉपी पर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स आपके जब कॉपी फिल हो जाती है तो कॉपी आप फेंक देते हैं, लेकिन उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका हम एनवलप बना सकते हैं। अगर यूज़ नहीं है तो हम उसको एनवेलप बना करके यूज़ कर सकते हैं, उसको बैग्स बना करके यूज़ कर सकते हैं, उसको फल फ्रूट सब्जी वगैरह लाने में यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम कैपेसिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये थी आज की कुछ बातें, और इसी के साथ ये 15th चैप्टर जो सेकेंड लास्ट चैप्टर था हमारे इस NCERT पैटर्न का, वो ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई ज़रूर होंगी। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आज का क्लास लंबा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमें 1.5 घंटे का वक्त मिला हुआ था, इसलिए अभी ये सारी चीज़ें 1 घंटे में हम लोगों ने कवर कर लिया, और ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब आपको जो कल एक वीडियो मिलेगा, कल परसों में, है ना, या आपसे हमारी जो क्लास होगी वो हो सकता है कि कल परसों में अरेंज हो, और अगर होती है तो हम लोग फाइनल चैप्टर जो हमारा होगा उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है इस बार सैटरडे की बजाय उम्मीद है कि आपकी जो डिस्कशन क्लास होगी वो 3 से 4 दिन की लगातार की होगी, और पर डे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके हों वो प्लीज़ नोट करते रहें, और जब डिस्कशन क्लास के लिए आप आएँ तो वहाँ पर आप पूछ लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो, with the next video for the next day. Thank you so much for watching. Please hit the like button if you like this video, if you want to support us, and please share it if you want to support your friend and family. Okay, thank you so much for watching once again.